हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज संज्ञा में हम लोगों को बताना था संज्ञा, लेकिन हमारा कुछ पॉइंट्स रह गए थे बाकी। चलिए उसको कवर कर लेते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई चीज़ है, ये 12th में पूछे जाते हैं। ठीक, लिपि और भाषा। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, लिपि और भाषा। देखो बेसिकली लिपि को ही भाषा कहते हैं और भाषा को ही लिपि कहते हैं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्ण और क्या ध्वनि, तो वर्ण को क्या कहते हैं, जो लिख करके प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं, और जो उच्चारण करके बोल करके प्रस्तुत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, लिपि भी उसी कहते हैं। लिपि की परिभाषा देखे रहते पहले। तो लिपि के ये परिभाषा कहती है कि भावनाओं एवं भाषाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भावनाओं एवं भाषाओं यानी कि जो भावना उत्पन्न होती है हमारे मन में, जो विचार उत्पन्न होती है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं किस माध्यम से, लिख करके। जैसे कि हमें मन में भावना उत्पन्न हुआ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या हुआ, हमारा हो गया लिपि हो गया। तो भावनाओं एवं भाषाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। इसका हो जाएगा लिखित रूप। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भावनाओं एवं भाषाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लिखित रूप। लिखित रूप, ठीक ना, ठीक है। भाषा की परिभाषा क्या है, जिन्हें हम बोलकर व्यक्त करते हैं, यानी कि जो उच्चारण करके प्रस्तुत करते हैं उन्हें हम भाषा बोलते हैं। जिस प्रकार ध्वनि को हम उच्चारण करके प्रस्तुत करते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं, और भाषा की वही डेफिनेशन, जिन्हें हम बोलकर व्यक्त करते हैं भाषा कहलाती है। ये हमारा मौखिक रूप हो गया, मौखिक रूप। ठीक है, भाषा और लिपि पढ़ लेते हैं। तो हमारी भाषा जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है व गुजराती। ये जो हमारे जो जितनी भी भाषा है, हिंदी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी व गुजराती और नेपाली, ये जितने भी भाषा हुए 1 2 3 4 5, ये पांचों भाषा के किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। इसमें से मोस्ट वीवीआई ये है कि हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है, जो हमारी हिंदी भाषा हो किस लिपि में लिखी जाती है, तो हमारा हो गया देवनागरी। इसके अलावा संस्कृत, मराठी व गुजराती और नेपाली, ये जितने भी भाषाएं हो गई किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। जो अंग्रेजी हमारी हो, जो इंग्लिश है, उसको रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हमारा हो गया ABCD डी से लेकर के जेड तक, ये हमारा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि। ठीक, और उसके बाद हमारा पंजाबी, जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि में लिखी जाती है गुरुमुखी। गुरुमुखी एक प्रकार की लिपि है जिसे हम पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद हमारा उर्दू कश्मीरी है। उर्दू कश्मीरी जो है, उर्दू तो आप जानते हैं फारसी लिपि में लिखी जाती है, बट उर्दू के अलावा उर्दू व कश्मीरी किस लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि। जो यहाँ से लेकर के इतना हो गया आपके 12th के लिए वीवीआई हो गई, आपको नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हमारा क्या चीज़ है, यहाँ से नोट पढ़ लेते हैं, नोट 1। तो नोट 1 हमारा क्या कहता है कि संसार की जो प्राय लिपियाँ होती है, जो प्राय लिपि होती है बाएं से दाएं लिखी जाती है। मतलब हो गया यानी बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। जैसे कि बोला मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। तो ये हमारी हो गई देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि हुई, हम कैसे लिखे, यहाँ से यहाँ, यानी कि बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट की ओर। और इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश हमारी कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। तो इसका हिंदी इंग्लिश हो जाता है आई एम रीडिंग। तो हम इसको भी कैसे किए, बाएं से दाएं की ओर किए। तो बाएं से हम दाएं की ओर किए तो हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया। तो जो वही यहाँ पर कह रहा है, संसार की प्राय लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह क्वेश्चन आ सकता है, संसार की प्राय लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं ओर के लिखी जाती है। सेकंड हमारा पॉइंट है, उर्दू व कश्मीरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू और कश्मीरी एक ऐसी भाषा है जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि इस प्रकार से लिखी जाती है, इधर से, ठीक, इधर से राइट टू लेफ्ट की ओर। जैसे कि आप बचपन में एक बुक आती थी ऑल इन वन, शायद 15 से 20 रुपये में आती थी ऑल इन वन। तो लास्ट पेज में लिखा हुआ था अलिफ वे पे ते से डे, वो उर्दू लिखी हुई थी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो वो जो रहता था अलिफ वे पे ते जो भी हो, वो हमारा राइट टू लेफ्ट की ओर इधर से पढ़ते थे। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार, इधर से होती थी, ठीक ना, उल्टे साइड से, इधर से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं की ओर। कौन सी लिपि, कौन सी भाषा, उर्दू और कश्मीरी, जो कि फारसी लिपि है। तो ये भी आ सकती है, फारसी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। तो फारसी एक ऐसे मातृभाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू और कश्मीरी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये आप बाद में रख लो उसको, ठीक। उसके बाद चीनी जापानी लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है।
जो चीनी जापानी है तो इसका तो अलग ही स्टोरी है चाइना वाला का। तो चाइना वाला कैसे लिखता है, जैसे कि ये ऊपर से नीचे लिखता है, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर में जैसे लिखा है आई एम गोइंग टू, इस प्रकार लिखता है। पता नहीं कैसे लिखता होगा चाइना वाला। चाइना और जापान की इसका तो बात ही मत करो, चाइना वाला कोरोना फैलाते रहता है। तो चाइना जो जापानी जो होगा, चाइना चीनी और जापानी लिपि हो गया, किस प्रकार लिखती है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं टॉप, और नीचे वाला कहते हैं बॉटम, ठीक ना, बॉटम इंग्लिश में। टॉप टू बॉटम कौन सी भाषा ऊपर से नीचे लिखी जाती है, चीनी और जापानी, जो कि कोरोना वायरस से भी फैला रखा है। ठीक, उसके बाद है नोट 4, हिंदी भाषा की जननी कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो जननी है, जिसकी उत्पत्ति कह सकते हैं, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, संस्कृत से। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, कि इसकी जननी कौन सी है, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक, उसके बाद नोट 5 में हमारा कहता है भारत में लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं। तो भारत में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, भारत में लगभग कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं। ये शायद ये इस कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है, इस कॉम्पिटेटिव से ही इसको लिया गया, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो भारत में लगभग कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, तो 56% लोग हिंदी बोलते हैं। और प्राचीन लिपि हमारी क्या है, हमारे जो पूर्वज लोग बोलते थे वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, आप लोग इसको कवर कर ले। मेन पॉइंट जो ये है, हमारे जो भाषाएं थी, भाषाएं को किस लिपि में लिखी जाती है, ये खास करके आप ध्यान दें, और नोट ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं शब्द के प्रकार। ठीक, ये शब्द के प्रकार पिछले कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था, लिपि और भाषा। तो लिपि हम किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। लिपि मतलब किसी जो भावना उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न हो, जिसको हम लिख दिए, वो क्या हुआ, हमारा लिपि हो गया। और भाषा क्या हुआ, हमारा भाषा में जैसे समझ में आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कब बोलेंगे, जैसे हम बोल के प्रस्तुत करेंगे, कोई भावना को, विचार को हम बोलेंगे, यानी कि मौखिक रूप जो हमारा रहेगा वो क्या होगा, भाषा होगा। और जो लिखित रूप रहेगा वो हमारे क्या होगा, लिपि होगा। ठीक, उसी प्रकार हमने वर्ण में भी पढ़ा था, वर्ण क्या हो गया, हमारा लिखित रूप, जो लिख दिए वर्ण हो गया, और ध्वनि में जो उच्चारण कर दिए। तो चलिए पढ़ते शब्द के प्रकार। तो शब्द हमारा अलग पार्ट बाई पार्ट भागों में बटा हुआ है। तो शब्द जो प्रकार है हम 4 भागों में बांटे हैं। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर बांटे गया। दूसरा व्युत्पत्ति, रचना, आधार, बनावट, जो आपको समझना समझ लो। पहला अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर, चौथा नंबर पर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। ये सब हमारा मेन चीज़ क्या, हमारा ये अर्थ के आधार पर है और उत्पत्ति के आधार पर। ये हम दोनों, जो फर्स्ट है जो चौथा नंबर पर, ये हमारा मेन चीज़ है। बाकी आप याद कर सकते हो, इसको 4 भाग, मतलब 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। शब्द के प्रकार 4 भागों में खंडन किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रूप और प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए हमारे पहला पढ़ लेते हैं, जो अर्थ के आधार पर कौन कौन है। तो अर्थ के आधार पर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, शब्द को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो शब्द के अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। अर्थ के आधार पर 2 भागों में, सार्थक और निरार्थक। पहला हमारा है सार्थक और दूसरा हमारा है निरार्थक। ठीक, सार्थक और निरार्थक। ठीक, तो सार्थक किसे कहेंगे, जिसका सार्थक मतलब सही से उसका अर्थ निकले। जैसे कि हम बोलते हैं दिन रात, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मोटा पतला, गोरा काला, और आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जो भी हो उसका जो अर्थ निकला है, मतलब इधर का भी अर्थ निकले और इधर का भी अर्थ निकले। रात में रात, दिन में दिन, ऊपर मतलब ऊपर, अप, नीचे मतलब डाउन, नीचे, दाएं बाएं, मोटा पतला, गोरा काला, मतलब इसका अर्थ निकल रहा है, हम इसका मतलब समझ रहे हैं। तो जो समझ रहे हैं वो सार्थक, मतलब सही रूप से हम जो समझ रहे हैं, अर्थ जिसका अर्थ सही रूप से निकल रहा है उसका हो गया सार्थक। और निरार्थक मतलब कुछ ऐसे शब्द आएंगे बीच में जिसका अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे या समझने में हमें कठिनाई होगी, समझ नहीं पाएंगे या समझने में हमें कठिनाई होगी, उसे हम क्या कहेंगे, निरार्थक शब्द। जैसे खाना वाना, कभी आप क्वेश्चन करते हो क्या आपने खाना वाना खा लिया, तो खाना तो समझ में आता है, वाना क्या शब्द होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है क्या आपने खाना खा लिया या फिर आप खाना वाना खा लिए। तो खाना तो समझ में आता है, वाना क्या शब्द है, तो वाना कोई शब्द होगा लेकिन हमें समझने में थोड़ा कठिनाई आ रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये हम क्या हो गया, हमारा खाना वाना क्या हो गया, निरार्थक शब्द। उसके बाद आना वाना, आजकल आना वाना सब कुछ बंद है, गाड़ी वगैरह सब बंद है, अब जानते हैं लॉकडाउन है, तो आजकल आना वाना सब कुछ बंद है। आना का मतलब तो पता चलता है उधर से आना, कम बैक, रिटर्न, आना, समझ रहे।
और वाना का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये किस शब्द में चल जाएगा, निरर्थक शब्द में। उसके बाद सचमुच, क्या तुम्हें सचमुच में पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो जो सचमुच, जो सच हो गया हमारा, तो समझ में आता है सच मीन्स ट्रुथ, सच्चाई। अब मुच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ नहीं रहे, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, निरर्थक शब्द। ठीक, उसके बाद हमारा पढ़ाई सढ़ाई या पढ़ाई बढ़ाई। क्या आजकल के पढ़ाई बढ़ाई या पढ़ाई सढ़ाई सब चौपट है, क्योंकि लॉकडाउन है, तो पढ़ाई तो हमें समझ में आ रहा है, सढ़ाई हो गया या बढ़ाई हो गया, जो भी समझ में आओ, जो भी यहाँ पे लिखा जो समझो, तो इसका मतलब तो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यह समझने में कठिनाई हो रही है, तो ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द। जो दोनों पक्षों में अर्थ निकले, समझ में आए और उसको सही सही अर्थ निकाला जा सके, वो हो जाएगा सार्थक शब्द। और जिसका अर्थ ना निकले दोनों तरफ, जिसका दोनों तरफ अर्थ ना निकले, यह निरर्थक शब्द होगा। यह अर्थ निकाले हमें कठिनाई हो, उसको निरर्थक शब्द बोलेंगे। ठीक, चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं। शब्द को व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, या शब्द के आधार पर या बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो शब्द के व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। अभी हम पढ़े थे शब्द को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, अब पढ़ेंगे शब्द के व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो ये हमारे 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। पहला है रूढ़, दूसरा है योगी, तीसरा है योग रूढ़। ये बेसिकली आपको मैथ में पढ़ना है। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, योगी संख्या किसे कहते हैं, योग रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। जब मैथ का क्लास होगा तो हम मैथ भी बता देंगे रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि विद्या। ठीक, अगर शब्द के बीच में से खंडन करने पर या संधि विच्छेद करने पर अगर उसका सही रूप से अर्थ ना निकले, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें एक अर्थ ना निकले, इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, अगर इसके संधि विच्छेद करने पर अर्थ नहीं निकले तो हम उसे क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है विद्या। विद्या को मतलब समझ में आता है, जो ग्रहण करते हैं स्कूल में उसको विद्या बोलते हैं। लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वी जोड़ ध्या। तो हमारा जो वी का जो हो गया और इसका हो गया, क्या इसका वी का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। ध्या का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। उसी प्रकार हम करेंगे दिवस का, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद दी जोड़ वश। तो दिवस का तो मतलब समझ में आता है दिन होता है, लेकिन दी का मतलब कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। तो वश का अर्थ हो रहा है, नहीं। तो जिसका संधि विच्छेद करने पर अर्थ ना निकले उसको हम क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। ठीक, यहाँ से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। यौगिक शब्द किसे, जिसका संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकले, जैसे विद्यालय। ठीक, यहाँ विद्यालय, तो विद्यालय को संधि विच्छेद किया तो क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या का भी अर्थ निकलता है, आलय का भी अर्थ निकलता है। आलय में इसको आश्रम, जहाँ पर विद्या ग्रहण किया जाता है, तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योगी, क्योंकि इसको खंडन करने पर, संधि विच्छेद करने पर इसका अर्थ निकलता है, संधि विच्छेद करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देवालय, तो देवालय को अगर हम तोड़ेंगे तो देव जोड़ आलय, तो देवालय हमारे क्या हो जाएगा, यौगिक, क्योंकि हम इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो देव का मीन्स भगवान, आलय मीन्स आश्रम, जहाँ भगवान का आश्रम उसको देवालय कहते हैं। लेकिन यही पूछ दे अगर आलय कौन सा शब्द है, आलय, तो इसका हो जाएगा आ जोड़ लय। आलय जो हमारा शब्द हो जाएगा, आलय हो जाएगा रूढ़, क्योंकि आलय को संधि विच्छेद करेंगे तो जो होगा तो आ जोड़ लय, तो लय का भी कोई अर्थ नहीं निकलता और आ का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आलय जो हो जाएगा शब्द हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। लेकिन देवालय पूछा है तो यौगिक होगा। तो बीच में आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के बाद आपको देखना है, संधि विच्छेद करने के बाद क्या अर्थ उसका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अर्थ निकल रहा है तो यौगिक, नहीं निकल रहा था रूढ़। उसके बाद पढ़ लेते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ होता है जैसे कि हम कुछ शब्द लिख लें लेकिन उसका इशारा कहीं और हो रहा है, या इसका एक दोहा या कुछ डायलॉग जो समझना है समझो। ये मतलब हम देख रहे हैं यहाँ लेकिन इशारा कहीं और हो रहा है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब क्या होता है, 3 आँखें। त्रिनेत्र 3 आँखें। तो इस सृष्टि में, इस संसार में 3 आँख किनका है, शंकर भगवान का। तो त्रिनेत्र हम देख रहे, त्रिनेत्र हम देख रहे 3 आंखों वाले इंसान को देख रहे हैं, लेकिन इशारा कहाँ हो रहा है, शंकर भगवान की ओर हो रहा है। तो हमारा ये एक शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र जो शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, योग रूढ़। इसका एक डायलॉग है, कहीं निगाहें और कहीं इशारे। तो हमारी निगाह यहाँ है, मतलब जो हम देख रहे हैं यहाँ है, इशारा कहीं और हो रहा है। तो कहीं निगाहें और कहीं इशारे, हमारी निगाह तो यहाँ देख हम यहाँ रहे लेकिन इशारा कहीं और हो रहा है। ठीक, यहाँ 10 आनन, तो 10 आनन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो 10 जोड़ क्या हो जाएगा, आनन। तो आनन में तो होता है सिर, जो भी मानो माथा या सुर जो भी हो, तो आनन में तो सिर होता है। 10 मीन्स 10, संख्या वाला 10, तो हो जाए 10 आनन, जिसका 10 सिर है। तो क्या इस सृष्टि में पूरे संसार में 10 सिर किसका है,
तो इस सृष्टि में 10 जो 10 है हमारे, जो 10 यहाँ जो होगा संख्या का बोध कर रहा है, तो इस सृष्टि में किस इंसान का 10 सिर है? तो सिर्फ एक ही इंसान का 10 सिर है, वो रावण, जो भी समझो उसको, रावण 14वीं विद्या का ग्रहण करते हुए भी इतना, खैर वो रामायण वाली बात है। तो जो 10 आनन है हमारा, जिसका 10 आनन हो, 10 सिर हो, तो मतलब हम देख तो रहे हैं 10 सिर वाले इंसान को, लेकिन इशारा हो रहा है रावण के पास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? योग रूढ़। उसका वीणा पाणी पुस्तक धारणी, जो आप शब्द सुनते हो किनके ऊपर बोध हो रहा है? तो हम वीणा पाणी हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इशारा हो रहा है सरस्वती माता की ओर। ठीक, तो हमारी ये जो वर्ड है, ये वीणा पाणी क्या हो जाएगा? योग रूढ़। उसके बाद लंबोदर, जिसका उदर, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, लंबोदर। तो लंब जोड़ उदर, तो लंब जोड़ उदर, जिसका लंबा मतलब कि लंबा मीन्स बड़ा, जिसका पेट बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? भगवान गणेश, जो लड्डू खाते हैं, हाँ, बाल गणेशा वाले लड्डू, हाँ, बाल गणेश वाला गणेश जी। तो ये लंब जोड़ उदर, जिसका पेट लंबा हो। तो हम यहाँ तो देख रहे हैं पेट लंबा हो, तो लेकिन इशारा कहाँ हो रहा है? गणेश जी की ओर। मतलब जो इशारा कहीं और हो, जिसका अर्थ कहीं और जाके निकले, ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़। तो ये सब अर्थ के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं, रूप और प्रयोग के आधार पर। तो रूप और प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जिससे विकार उत्पन्न हो, कुछ ना कुछ नया शब्द उत्पन्न हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी, जिससे कोई विकार उत्पन्न ना हो, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसका और इसका, तो इसका भी मैंने एग्जाम्पल करवा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका लेकिन उतना उपयोग नहीं है, 12th स्टैंडर्ड लेवल का इसका उपयोग नहीं, एग्जाम में नहीं आते। अब पढ़ लें तो उत्पत्ति के आधार पर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला तत्सम तद्भव, तीसरा देशज विदेशज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन बैंक पलट के देखना आप, ये सारे क्वेश्चन आपको आए हुए थे। मैं टेलीग्राम में इसका फोटो भेज दूंगा, जो क्वेश्चन आए हैं तत्सम तद्भव के। तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है विदेशज और चौथा नंबर विदेशज। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? आइए पढ़ लेते हैं। जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, जो हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत वर्ड का जो यूज़ किया जाता है, शब्द संस्कृत शब्द जो यूज़ किया जाता है हमारे हिंदी भाषा में, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे मित्र, तो मित्र जो हमारा नॉर्मल शब्द हमें नहीं लग रहा, संस्कृत भाषा से मिलता जुलता लग रहा है, तो मित्र हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। रात्रि, ऐसे हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं? रात, तो रात्रि जो हमारा वर्ड है क्या हो जाएगा? तत्सम। दिवस, दिवस का मतलब दिन, तो दिन हमारा नॉर्मल साधारण भाषा हो गया, साधारण वर्ड हो गया, तो दिवस हमारे क्या हो गया? तत्सम। पौत्र, पौत्र मीन्स बेटा, तो यह जो हमारा पौत्र भाषा हो जाएगा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ग्राम, ग्राम मीन्स होता है गाँव, तो ये ग्राम जो साधारण शब्द नहीं लग रहा है इसलिए तत्सम होगा। तद्भव, मित्र का हो जाएगा साधारण शब्द दोस्त, रात्रि का साधारण हो जाएगा रात, दिवस का साधारण शब्द हो जाएगा दिन, पौत्र का बेटा, ग्राम का गांव। तो यानी कि जो तत्सम होता है वो जो संस्कृत से उत्पन्न होती है, संस्कृत से मिलती जुलती होती है, और तद्भव जो हमारे हिंदी भाषा में बोली जाती है। और देशज, देशज मीन्स जो अपने गाँव मतलब अपने ही देश में बोले जाते हैं वो देशज शब्द, जो अपने देश जो भारत देश से जो शब्द उत्पन्न हुए उसे क्या बोलेंगे? देशज। और विदेशज जो विदेशी शब्द है उसे विदेशज शब्द कहेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं जितना कि ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्भव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। शब्द को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, सार्थक और निरार्थक। सार्थक जिसका अर्थ दोनों तरफ निकले उसको सार्थक कहेंगे, निरार्थक जिसका एक तरफ अर्थ ना निकले उसको निरार्थक कहेंगे। ये आपको अर्थ के आधार पर हो गया। व्युत्पत्ति और रचना बनावट के आधार पर हो गया 3 भागों में। रूढ़ जिसका संधि विच्छेद करने पर, याद रखना, रूढ़ जिसका संधि विच्छेद करने पर अर्थ ना निकले, दोनों मतलब कुछ भी अर्थ ना निकले उसको रूढ़ कहेंगे। और जिसका संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकले उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। जिसका अर्थ निकले, संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकले यौगिक, और जिसका अर्थ ना निकले उसको रूढ़। और जिसका कहीं और जाके इशारा हो, हम देख रहे हैं हाँ लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़। उसका एक डायलॉग याद रखना, कहीं निगाहें और कहीं इशारे, कहीं निगाहें कहीं इशारे। ठीक, ये आपका डायलॉग याद रखना, इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे रूप के प्रयोग के आधार पर बताया विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिसका विकार उत्पन्न हो विकारी शब्द, जिससे अविकार, जिससे विकार उत्पन्न ना हो अविकारी शब्द। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वाला और ये वाला याद रखना। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया।
तत्सम तद्भव देश विदेश, तत्सम जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है उसको तत्सम कहेंगे, और तद्भव जो हिंदी की भाषा के अंतर्गत जो आया हो उसको तद्भव कहेंगे। बस यही अंतर, तत्सम तद्भव। ये तत्सम हमारे संस्कृत से उत्पन्न होते हैं और हमारे जो हिंदी भाषा से उत्पन्न होते हैं तद्भव कहते हैं। देशज जो अपने देश में बोले जाते हैं उसको देशज कहेंगे, और विदेशज जो विदेश से उत्पन्न हो उसे विदेशज कहते हैं, विदेशज कहेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से करूँगा और लगभग 30 से 40 उदाहरण में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कल जो हमारे जो वीडियो रहेगी इसी के बारे में रहेगी। तत्सम और तद्भव क्या है, तत्सम तद्भव देश विदेश, टाइटल यही रहेगा, तत्सम तद्भव देश शब्द क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायलॉग जो है लिखा हुआ ये याद कर लीजिए। ठीक है।